आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। क्या है? वैद्युत धारा। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? वैद्युत अभी तक हम क्या पढ़े? अभी तक हम पढ़े आवेश के बारे में, ठीक है, विभव के बारे में, गॉस लॉ पढ़ लिए, वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिए, वैद्युत बल पढ़ लिए, ठीक है, द्विध्रुव पढ़ लिए। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी। अब हम जानेंगे धारा क्या होती है, ठीक है, और कैसे बनती है, धारा के बनने का कारण क्या है और इसे बनाया क्यों गया। तो पहली बात, धारा का मतलब क्या है? ये धारा क्या चीज है, ये सब। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? करंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो धारा का मतलब क्या हो गया? करंट। अब जैसे हम लोग करंट का नाम सुनते हैं, हमको क्या लगता है? जो घर में हमारी बिजली आती है वही, ठीक है, जो घर में हमारी क्या बिजली आती है उसे हम क्या कहते हैं? करंट। पर करंट का ये मतलब नहीं होता। करंट का मतलब होता है, जैसे समझो एक नदी है, ठीक है, क्या है? एक नदी, और इस नदी में पानी क्या कर रहा है? बह रहा है, ठीक है, पानी क्या कर रहा है? बह रहा है। तो जो पानी की बहाव है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? धारा। क्या कहते हैं? पानी की बहाव क्या कहते हैं? धारा। तो बहना, बहना क्या कहलाता है? धारा। ठीक है, कोई भी चीज अगर बह रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है, फ्लो, बहने का मतलब फ्लो। अगर कोई भी चीज फ्लो कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? करंट। ठीक है, तो ये कौन सा करंट है फिर जो हमारे घर में आता है? वो कौन सा करंट है? वो इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब क्या वहां पे पानी फ्लो कर रहा है? नहीं, वहां पे क्या फ्लो कर रहा है? वहां पे आवेश फ्लो कर रहा है। मतलब एक तार ले लो, तार, जैसे ये नदी है, ठीक है, वैसे एक तार क्या है? माध्यम। नदी क्या है? पानी के बहने के लिए माध्यम है। तार क्या है? आवेश के, आवेश के बहने के लिए क्या है? माध्यम। क्या करेगा आवेश? इस तार के कड़ों पे क्या करेगा? कड़ों पे जाकर लग जाएगा और उनके सहारे से बहेगा। तो मतलब असल में क्या बहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा किधर जाएगी? अपोजिट दिशा। सोचो इसमें आवेश आ रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे, इस दिशा में आ रहा है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो धारा कैसे जाएगी? आई विपरीत। तो आवेश या इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, ठीक है, मतलब करंट है, क्या है? बहना क्या है? करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तार में तो क्या बनता है? करंट बनता है। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। इससे क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अच्छा, हम इसे स्टोर कहाँ करते हैं? ठीक है, ये कैसे बहता है, क्या है सिस्टम, थोड़ा ये भी समझ लें। तो पहली बार धारा का यहाँ पे लिख लो, आवेश के बहाव को, ठीक है, आवेश के बहाव को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के बहाव क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अब देखो, अगर हम क्या करें, एक नदी है, ठीक है, इसमें बांध बना दे, बांध। जब बांध बनाएंगे तो क्या होगा? पानी इकट्ठा होने लगेगा, और जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा, क्या होगा? लेवल ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। पानी अगर इकट्ठा होगा तो लेवल क्या होगा? ऊपर जाएगा। मैं यहाँ बांध लगा दिया, धीरे धीरे पानी क्या करेगा? ऊपर आएगा। यही होगा। ऐसे बांध बना तो पानी क्या करेगा? यहाँ तक आएगा। तो पहले पानी यहाँ पे बह रहा था, नीचे नीचे बह रहा था, मैंने बांध बना दी, पानी ऊपर बढ़ने लगा, इकट्ठा होने लगा। तो ये क्या चीज बढ़ गई? इसकी कौन सी एनर्जी आ गई? सोचो, यहाँ पानी ऊपर तक बढ़ गया बांध की इधर,
पीछे पूरा पानी इकट्ठा हो गया है, तो इसके पास जो ऊर्जा आएगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कितना होता है? mgh। ये रुक गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डायनोमो लगाएंगे, जो क्या करता है, घूम करके गतिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? धारा, आवेश में बदलता है। तो यहाँ पे डायनोमो का रोटेटर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे लगा रहेगा, उसकी पंखियां रहेंगी, और हम क्या करेंगे, पानी डैम में से पानी को छोड़ेंगे। वो पानी आके कहाँ गिरेगा? इस पे। तो जैसे ही पानी गिरेगा इस पे, जैसे हम छोड़ेंगे उसको, तो पानी के पास कौन सी ऊर्जा आएगी? इस स्थितिज की जगह कौन सी आ जाएगी? गतिज। मतलब पानी चलने लगा तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा, हाफ m v स्क्वायर। पहले यहाँ पे रुका था तो mgh ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी। पानी को छोड़ा गया डैम में से, तो कौन सी ऊर्जा आ गई? गतिज ऊर्जा, हाफ m v स्क्वायर। जैसे पानी जाके उस पंखी पे गिरेगा बड़ी वाली, वो क्या करेगी? घूमने लगेगी। वो घूमेगी तो उसकी वजह से अंदर का डायनमो घूमेगा, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे डायनमो क्या होता है। डायनमो घूमेगा, उसकी वजह से आवेश बनेगा। उस आवेश को हम क्या करेंगे? एकत्रित कर लेंगे। कहाँ एकत्रित करते हैं? कैपेसिटर में, संधारित्र में। अब संधारित्र में एकत्रित है, ठीक है, मतलब एक तरह से ट्रांसफार्मर है, तो उसमें एकत्रित है, ठीक है। सोचो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे हमारा घर है, तो हमारे घर पे बहुत से उपकरण है, ठीक है। यहां से आवेश आया या करंट आई, यहां से करंट आया, तो करंट का बहाव होता कैसे? करंट एक बंद लूप में चलता है, ठीक है, लूप। ये देखो बंद है, ठीक है, ये पूरा बंद है। मतलब हमारे घर में जब भी करंट आती है तो दो वायर से आती है। जो वायर होता है हमारा मोटा वाला, ब्लैक वाला, काला वाला, उसमें दो तार होती है उसके अंदर, एक लाल और एक काली, ठीक है। तो दो तार क्यों होती भाई? हम कहते हैं एक अर्थिंग है, एक क्या है? मेन फेस है। लेकिन दो क्यों होती है? एक से काम नहीं चल सकता। वो दोनों क्या करती है? लूप बनाती है। एक करंट ले आती है, एक वापस ले जाती है। तो करंट अगर आ रहा है तो वापस भी जाएगा, अगर वापस नहीं गया तो करंट चल ही नहीं पाएगा। मतलब यहाँ सोचो पंखा लगा है, ठीक है, एक तार है, उससे जोड़ दिए। अब कहीं बीच में यही तार है, ये तार है, तो ये बीच में कहीं भी कट गई, ठीक है, कट गई, तो करंट जाएगा? नहीं जाएगा। ये क्या होगा? सर्किट का, ये सर्किट है पूरा, क्या कहा था? परिपथ। तो परिपथ टूट जाता है, तो धारा का बहाव रुक जाता है। मतलब हम जहाँ स्विच लगाए होते हैं, स्विच, वो क्या होता है? वहां परिपथ टूटा होता है, तो यहाँ पे अगर ऐसे है तो स्विच लगाए, क्या लगाए? स्विच। ऐसे ऐसे स्विच ऐसे होता है, ठीक है। जब इसको ऑफ करते हैं तो ये दोनों एक में लग जाएंगे। मतलब जब इसको चालू करोगे तो ये जो दूर दूर है, ये जो दूरी है दोनों में, ठीक है, ये जो दूरी है दोनों में, ये क्या आ जाएगी? पास हो जाएगी, जुड़ जाएगा, तो ये वायर एक से जुड़ जाएगा और चलने लगेगा। और जैसे बंद करोगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे और बंद हो जाएगा। तो ये क्या? स्विच है। असल बात ये है कि यहाँ से तार लेके आए हम, ठीक है, तो उसमें एक साथ दो तार आती है। एक तार से धारा आती है, दूसरे से लौट जाती है, ठीक है। इस यहाँ से आएगी धारा, यहाँ से आएगी, इस पंखे को घुमाएगी, फिर वापस चली जाएगी, ठीक है, ऐसे। इससे आएगी, इस पंखे को भी घुमाएगी, पंखे से भी होके जाएगी, ठीक है, ऐसे। पंखे में आएगी, पंखे को घुमाती है और वापस चली जाती है, फिर आके कहाँ चली जाती है? जहां से आ रही है वहां चली जाती है। तो मतलब हमेशा धारा आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ठीक है, ऐसे। इस तरह से हम धारा का बहाव कर पाते हैं, मतलब धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। पर क्यों जाती है? इसलिए जाती है, अभी ये बताया। तो देखो, जब यहाँ पे एकत्रित है, मान लो यहीं पे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा आवेश है, मुझे यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, तो इसका विभव क्या है? ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा विभव से इसका विभव, ठीक है, इसका विभव मान लो V बराबर कुछ है 300 वोल्ट, ठीक है, 300 वोल्ट है। यहाँ पे विभव कितना है? शून्य है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। पंखा अगर बस रुका हुआ है तो उसके पास क्या विभव होगा? कोई विभव नहीं होगा। जब तक हम धारा नहीं भेजेंगे उसके पास, तब तक कैसे उसके पास जाएगा? तो विभव अगर शून्य हो
और इधर का विभव ज्यादा है, तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये ऐसे समझो, पंखा यहाँ पे नीचे है और इससे एक तार जुड़ा है और ट्रांसफार्मर ऐसे, ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर मैं इससे एक तार जोड़ूं या ऐसे छोड़ो, इसको समझो, एक यहाँ पर टंकी है, ठीक है, टंकी है और इसमें पूरा पानी भरा पड़ा है और तुमको उस पानी को क्या करना है? अपने ग्लास में भरना है। पानी क्या करना है? इस पानी क्या करना है? अपने ग्लास में भरना है। तो क्या करेंगे? इससे पाइप जोड़ेंगे और ले आएंगे ग्लास तक। ये करते हैं ना, किचन तक पाइप ले आते हैं, फिर वहां से पानी भरते हैं। तो एक पाइप जोड़ेंगे और ले आएगा। तो पाइप क्या हो गया? ये वायर हो गया, ठीक है। टंकी क्या हो गई? ये हमारा विभव संधारित हो गया। टंकी क्या हो गई? मैं संधारित। ये पाइप क्या हो गया? तार हो गया। और एक ग्लास में हो गया पंखा। इसके तक लाने का ये जरिया, ठीक है, ऐसे चलता है, समझ रहे हो? ये ऐसे क्या करता है? हमारा धारा का बहाव कर पाते हैं, ज्यादा से कम के पास आता है, ठीक है। तो विभव इसका ज्यादा, इसका कम, तो इसके पास, ठीक है, विभव आएगा। तो विभव का बहाव या आवेश का बहाव क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। अच्छा, ठीक है। अब देखा जाए क्या है। चलो, अब मुझे मान लो लिखना हो इसके आगे, तो अब मैं धारा की क्षमता लिखता हूँ, ठीक है। धारा की क्षमता कितनी होती है? धारा की क्षमता, ठीक है। धारा की क्षमता को अगर हमें बताना हो, ठीक है, धारा की क्षमता को अगर हमें बताना हो, तो ये हम बता सकते हैं। जैसे देखो, मान लो ये कोई एरिया है, तो इस एरिया में से एक पाइप समझ लो, पाइप, ठीक है। उस पाइप में से जितनी पानी निकल सकते हैं, अगर हम पानी, पतली वाली पाइप है, आप अगर उसे मोटर से लगाएं और चला दें, तो उसमें से जितना पानी निकलेगा वो क्या कहलाएगी? क्षमता क्या आएगी उसकी, ठीक है। अगर बड़ी वाली पाइप में से जितना पानी निकल रहा है तो वो उसकी क्षमता है, छोटी वाले में से निकल रहा है तो वो उसकी क्षमता है। तो वैसे अगर इसमें से जितनी आवेश निकलेंगे, क्यू, जितने भी क्यू निकलेंगे, और कितने समय में? टी समय में। आवेश क्यू कितने समय में? टी समय में। वो क्या हो जाएगी? धारा की क्षमता। मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है आवेश बटा समय। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसको और किस तरीके से लिखे जा सकते हैं? तो देखो, इसको आई, इसको और लिखा जा सकता है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। मतलब क्या किया गया यहाँ पे? इसका अवकलन किया गया, ठीक है। इसका क्या किया गया? अवकलन। अवकलन क्यों किया गया? क्योंकि अगर मुझे इतने बड़े एरिया पूछ रहा हो, इतने बड़े एरिया पूछ रहा हो, ठीक है, कितनी धारा, धारा की क्षमता क्या है, इससे बह रहे धारा की क्या क्षमता है, ठीक है। इतना मान लो, इतना मोटा वायर है और पूछे कि हमसे इससे बहने वाली धारा की क्षमता क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पूरे का एक बार तो निकाल नहीं सकते, तो हमको एक ही तरीका पता है, हम क्या करते हैं? टुकड़ा करते हैं। इस टुकड़े को, इस टुकड़े में जितना आवेश जा रहा है उसको कहेंगे डी क्यू, और जितने समय में जा रहा है उसको कहेंगे डी टी, ठीक है। यही करते हैं, क्या करते हैं? छोटा सा टुकड़ा करते हैं। ये देखो क्या किया गया, छोटा सा टुकड़ा, इसको कहा जा रहा है डी क्यू, ऐसे बह रही धारा को डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी। और पूरा लिखेंगे तो डी क्यू बाई डी टी। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, लेकिन ये क्या है? ये सही फॉर्म है। अच्छा, इसकी मात्रक, मात्रक में क्या लिख सकते हैं भाई? इसकी देखो, इसका मात्रक होता है, ठीक है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर होता है इसका मात्रक। अच्छा, मात्रक तो हमें समझ में आ गया, पर ये कैसा है? सदिश है कि अदिश है? धारा, धारा का गुण कैसा है? सदिश है कि अदिश है, ठीक है। कौन सी राशि है? इसकी राशि अगर हम पूछिए तो राशि में हम क्या बताएंगे, ठीक है। धारा की राशि क्या है भाई? इसकी राशि क्या है? जैसे ऐसे समझो कि अगर, ये देखो, अभी हमको आगे पढ़ना है, लेकिन पहले यहाँ समझना आसान होगा। ये एक जंक्शन है, ठीक है। क्या है? जंक्शन।
जंक्शन, जंक्शन जानते हो ना, जहाँ रेलवे स्टेशन जंक्शन, वो वाला जंक्शन, ये जंक्शन है। तो पहले ऐसे समझो कि ऐसे तार, चार तो वायर है, 1 2 3, एक से करंट आ रहा है, दूसरे से आ रहा है, तीसरे से आ रहा है, चौथे से जा रहा है। तो इससे मान लो आ रहा है 5 एम्पियर, और इससे आ रहा है -5 एम्पियर, और इससे आ रहा है -3 एम्पियर। तो अगर ये सदिश होगा तो सदिश का इसको जोड़ना पड़ेगा हमको ना, यहाँ पे कितना है। तो सदिश सम कैसे होता है, सदिश सम होता है, सदिश का जोड़ होता है। सदिश का जोड़ कैसे होता है, देखो सदिश का जोड़ होता है भाई, जैसा चिन्ह है चिन्ह के साथ रख दो। तो 5 एम्पियर -5 एम्पियर -3 एम्पियर, ये मिल जाएगा हमें -3 एम्पियर। तो यहाँ पे आया -3 एम्पियर, तो इसमें जाएगा जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये गलत है, -3 एम्पियर यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, अदिश का जोड़ क्या होता है, इससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सी राशि है। अदिश का जोड़ में ये चिन्ह नहीं लेते, माइनस नहीं लेते, बस लिख देते, जितना आ रहा हो सबको लिख देते, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 3 एम्पियर। ठीक है, ये चिन्ह नहीं लेते, ये माइनस माइनस नहीं लेते, सदिश में लेते हैं और अदिश में नहीं लेते। तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा हमें 13। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 13, जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही जाएगा। अब यहाँ पे 13 क्यों जा रहा है, तो ऐसे समझो कि ये कोई जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन पे अगर 1300 ट्रेन आई, ठीक है, 5 इस रेलवे स्टेशन क्या होता है, स्टेशन पे कई सारी पटरियां होती है, हर दिशा से पटरियां आई होती है, उत्तर पूरब पश्चिम सभी दिशाओं से आई होती है। तो वहां पे सभी दिशाओं से ट्रेन आ सकती है। तो सोचो इधर से आई 5 ट्रेन, इधर से आई 5 ट्रेन, इधर से आई 5 ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितने ट्रेन आई 13। तो जाएंगी कितनी, जितनी आई उतनी ही जाएंगी ना, आने वाली 15 तो जाएंगी, आने वाली 13 तो जाने वाली भी 13 ही होगी। ऐसे इसको जंक्शन करेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी राशि क्या है, सदिश नहीं अदिश। क्या है, अदिश। क्यों, क्योंकि ये अदिश के अदिश जोड़ का पालन करता है। अच्छा, तो मतलब हमें एक चीज पता है कि जो अदिश होता है और जो सदिश होता है, अदिश के पास केवल परिमाण होते हैं या परिमाण होते हैं, और सदिश के पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये तो अदिश है, ठीक है, इसके पास बस परिमाण होगा। नहीं, यही तो नहीं, ये यहीं पे तो यहाँ पे दिक्कत होती है। जो धारा है वैद्युत धारा, ठीक है, समझ लो वैद्युत धारा, लिख लो लाइन, अदिश राशि होती है, परंतु यह दिशा भी दिखाती है। ठीक है, मतलब अदिश राशि के पास दिशा नहीं होती है, लेकिन ये धारा दिखाती है। क्यों, क्योंकि यह अदिश के जोड़ के नियम का पालन करती। ठीक है, अभी दिखाया ना कैसे होगा, चिन्ह नहीं लेता। ठीक है, चिन्ह लेने का मतलब क्या है, चिन्ह का मतलब दिशा है, चिन्ह का मतलब क्या है, दिशा। ठीक है, एक इधर से आ रहा है तो उसको हम प्लस कहेंगे, इधर से आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, माइनस। तो दिशा है, चिन्ह क्या है, दिशा। लेकिन अदिश में क्या, चिन्ह नहीं दिया जाता, मतलब दिशा नहीं दिया जाता। तो धारा जो, जब धारा का हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो कैसे काम करता है, जोड़ने में तो वो अदिश नियम का पालन करता है, लेकिन वो दिशा भी दिखाता है। ठीक है, -5 -3 और 5 एम्पियर दिखाएगा, लेकिन हम जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 13। हम माइनस नहीं रखेंगे वहां पे, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया, धारा की क्षमता हम ऐसे निकालेंगे। अब आगे हमें जो दिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके मात्रा के एम्पियर लिखे ना, 1 एम्पियर को अगर बताना हो, 1 एम्पियर का परिभाषा लिख लो। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा मैं लिख देता हूँ इसको हटा के।
1 एम्पियर क्या चीज है? अब 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? यदि एक कूलाम आवेश, ठीक है, एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में, ठीक है, एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में बहता है तो इसे हम 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। यदि एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में बहता है तो इसे हम 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। कोई एक तार है, इसमें 1 सेकेंड में, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक कूलाम आवेश अगर बह जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे, धारा। क्या कहेंगे? 1 एम्पियर धारा कहेंगे। अच्छा, अब हमें जो देखना है, ठीक है, वो बात करनी है वैद्युत धारा घनत्व। किसकी बात करनी है? वैद्युत धारा घनत्व। अब ये क्या चीज है? वैद्युत धारा घनत्व। विद्युत कहो, वैद्युत कहो, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा घनत्व, ठीक है। ऐसे समझो इसको, ये कोई वायर है, ठीक है। क्या है? वायर। इस वायर में से, अब वायर हम ऐसे कैसे बना रहे हैं? ऐसा कौन सा वायर? तुम ध्यान से देखना किसी वायर को, ये वाला ऐसा तुम्हें मिलेगा वायर में ना, ये ऐसे, ऐसा वायर तो होता ही है, ठीक है। इसको और लंबा कर दो तो वायर मिल जाएगा ना, तो इसको मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ। ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के बहाव को हम क्या कहते हैं? धारा। इसमें इलेक्ट्रॉन हैं और बह रहे हैं, ठीक है। ये ए है, क्या है ये? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है। क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। अच्छा, इसकी लंबाई है एल। कितनी है? एल, ठीक है। तो इसमें से जितनी धारा बहेगी, अगर ये हमारा इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो धारा का बहाव इधर होगा, दोनों विपरीत होते हैं हमेशा। क्यों? इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है? निगेटिव। तो धारा को पॉजिटिव, मतलब जैसे समझो अगर माइनस चार्ज इधर बह रहा है, बस इतना समझो कि अगर माइनस आवेश इधर बह रहा है तो एक प्लस आवेश भी इधर बहेगा उसके विरोध में, तभी तो दोनों कैंसिल होंगे। तो ये जो प्लस आवेश है इसी को हम धारा कह देते हैं, बस इतना समझो, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अगर यहाँ पे हमें धारा लिखनी है, धारा लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये हम लिखेंगे आई बराबर, ठीक है, आई बराबर, या धारा नहीं, मान लो हमें लिखने विद्युत धारा घनत्व लिखना है, ठीक है। तो विद्युत धारा घनत्व को हम दिखाते हैं जे से, ठीक है। जे दिखाने का तरीका है, बस जे से दिखाते हैं। कितना होता है ये? आई बटा के ए, ये वाला ए और ये बहरा आई, आई बटा के ए। जितना जितना धारा इस एरिया में से निकल रहा है, इस एरिया में से, ये क्या है? एरिया है। तो इस एरिया में से जितना निकल रहा है, अगर एरिया बड़ा हो जाए तो उसमें से जितना निकल रहा है, और बड़ा हो जाए तो उसमें से जितना निकल रहा है,
ठीक है, उससे भाग दे देंगे किसमें, जो धारा बह रही है। ठीक है, अच्छा मान लो ये ऐसे है और इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे हैं, तो मैंने पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन ऐसे तार लगा के ले लिया, तो मतलब पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे, देखो तार पूरे इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लेकिन मैं क्या करूँ ना, इस तार को हल्का सा टेढ़ा कर दूं कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऊपर से निकल जाए, इसमें जई बना करे। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको जो ऐसे है इसको टेढ़ा करूँ, ये जो तार है, तार ऐसे है ना, अभी इसको टेढ़ा कर दूं, मतलब ऐसे कर दिया। अब ये वाले जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर वाले, ये इसमें से नहीं जाएंगे। ठीक है, ये इसमें से ना जाए, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा थीटा। ठीक है, तार को क्या किया, टेढ़ा कर दिया, ये पूरे वायर को टेढ़ा कर दिया, तो ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन अब इसमें नहीं जा रहा है, अब इसमें बस इतना जा रहा है। तो अब कितना जा रहा है, जैसे पहले तो पूरा जा रहा था, तो पूरे का लिख लिए, लेकिन अब कैसे लिखेंगे, अब लिखने का तरीका देखो। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम धारा बराबर बता दे कितना होता है, आई बराबर कितना हो जाएगा, जे इंटू ए। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो आई बराबर अब यहाँ से क्या होगा, जब इसको घुमा देंगे, आई बराबर हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। इससे हमें पता चलेगा कि किस एंगल पे तार है और कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सोचो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर से जा रहे हो, ये सब इलेक्ट्रॉन ऊपर है और मेरा तार एकदम उनके नीचे आ जाए, मैं इसको घुमाते घुमाते या नीचे ले आऊं। ठीक है, इसके नीचे लाऊं, अब इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन जब नहीं जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, देखो इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल वेक्टर निकालो n, ऐसे मिलेगा, और करंट कैसे बह रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच का कोण कैसे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है और इसके बीच का कोण कितना है 90, तो यहाँ पे मैं 90 रखूंगा तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे धारा कितनी बह रही है, इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, ये हो रहा है ना, इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है तो यहाँ पे धारा 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं फार्मूले पे, आई बराबर जे ए कॉस थीटा, अब थीटा कितना है 90 है, तो रख दो जे ए कॉस 90, कॉस 90 का मान हमें पता है कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0, जीरो से पूरे मल्टीप्लाई होंगे तो कितना जाएंगे 0, आ गया, फार्मूले से भी आ गया, इस फार्मूले से भी आ गया। जब किसी भी तार में से कोई भी इलेक्ट्रॉन ना जा रहे हो तो उसमें कोई धारा नहीं बहेगी, इससे यही पता चलता है, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें उतनी ही धारा होगी, उससे इस फार्मूले से ये पता चलता है। इस फार्मूले से क्या पता चलता है कि किसी तार में से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उनसे बना कोण, ठीक है, यह हमें धारा बतलाएगा। देख लो इसको, ठीक है, अब हम देखते हैं कि धारा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है जो चीज, वो ये है, उसको हम कहेंगे अपवाह वेग। ठीक है, क्या कहेंगे, अपवाह वेग, ये जान के धारा घनत्व तो जान गए, अब हमें जानना है अपवाह वेग, ये क्या चीज है भाई, अपवाह वेग क्या होती है। अपवाह वेग के बारे में जानने से पहले हेडिंग डाल दो, अपवाह वेग, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जानने से पहले, वेग ये पूरा जानने से पहले हम ये जान लें कि ये अपवाह क्या है, अपवाह है क्या। ठीक है, मतलब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, समझो अपवाह और ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि धातु क्या चीज है। तो धातु जानना है अगर हमें, तो धातु वो होता है जो रूम तापमान मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंद इलेक्ट्रॉन दोनों, ऐसा
पढ़ चुके हैं। पेज पलट के देखो, पहले लेसन में जो हम शुरू किए थे पहला लेसन, तो पहले दूसरे लेक्चर में ही ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है इसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रुके रहते हैं कि चल रहे होते हैं? तो जो मुक्त हैं वो चल रहे होते हैं। तो इस धातु के अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे होते हैं, ये चल रहे होते हैं। ठीक है, ये रुके नहीं है कोई, मतलब ऐसे ये सब ऐसे चल रहे होते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे। अब मैं क्या करूं, इनके एक सिरे पर बैटरी लगाकर प्लस आवेश दे दूं, एक पे माइनस दे दूं। एक मेटल है, धातु है, मतलब कॉपर, सोना, चांदी कुछ भी है, उस पे क्या करूं, करंट दे दूं। उसके अंदर ये सब चीजें हो रही है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से ही चल रहे हैं। हम एक चीज लिख लें पहले कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं। यह गति एक दिशा में नहीं होती। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर। ठीक है, क्योंकि सब आजाद हैं। मतलब जब जैसे क्लास में टीचर ना हो तो बच्चे कोई इधर, कोई उधर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करते हैं ना, तो सब इधर उधर होते हैं। लेकिन जैसे टीचर आ जाए तो अब क्या कर रहे हैं, इसको धारा दे रहे हैं, टीचर दे रहे हैं। एक क्लास है, इसमें बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, 25 डिग्री तापमान है, गर्मी हो रही है, सब बच्चे गर्मी से परेशान इधर उधर घूम रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, टीचर भेज देंगे। एक नहीं, दो भेज दिए, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। ठीक है, टीचर भेज देंगे। वो टीचर क्या करेगा, देखो, जैसे ही इसमें ये जाएगा तो अफवाह आवेग क्या करता है। ठीक है, ऐसे सोचो। अफवाह आवेग समझाने से पहले मैं एक चीज समझा दूं कि नाव है और नदी पे चल रही। ठीक है, ऐसे नाव है, ठीक है, और ये नदी पे चल रही है। क्या है नाव, हाँ ठीक, कुछ ऐसे नाव है, नदी पे चल रही है, इसको ऐसे ही चलते जाना है। ठीक है, आगे चलते जाना है। पर क्या हुआ ना, उसी समय हवा चलने लगी इधर की। ठीक है, तो हवा चलने लगी तो उसका वेग इधर हो गया, नदी का वेग पूरा इधर है। ठीक है, वेग ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। मैं भी नाव, अपना वेग भी मैं ही लगा रहा हूं, तो आदमी वाला इधर है, आदमी वाला रिवर वाला दोनों का मतलब नाव ऐसे जा रही है और हवा ऐसे चलने लगी। तो ये बताओ, अगर ये ऐसे चलने लगे तो कुछ देर बाद, यहाँ से टी समय बाद, मतलब यहाँ पर जब ये नाव को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, टी समय बाद ऐसे ही चलते आए तो यहाँ होना चाहिए इसको। ठीक है, अगर ऐसे ही चलते आए तो इसे यहाँ पे होना चाहिए। नीचे कहाँ, सामान्य वही जगह पे होना चाहिए, उसी सिधाई में ऐसे होना चाहिए। पर ऐसा ना हो करके, ठीक है, ये नाव कहाँ चली जाती है, यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, किनारे पहुंच जाती है, मतलब ये यहाँ पे ना पहुंच करके यहाँ पहुंच जाती है, इतना दूर पहुंच जाती है। ये जितना दूर ये पहुंच गई इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, डी से कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ जो पहुंच गई इसी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। ठीक है, तो यही अपवाह है। ये क्या हुआ, एक और बल लगता है। ठीक है, एक बल तो कैसे लग रहा है, नदी वाला, एक जो वो चला रहा है वो, तो वो दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं तो नाव वैसे ही जाएगी सीधे। लेकिन एक इधर से बल लग रहा है तो क्या करेगा, नाव को ऐसे धक्का देगा तो नाव तो आगे जाएगी ही, क्योंकि नदी का वेग तो है ही है उसके पास। लेकिन ये वाला बल उसको क्या करेगा, इधर घुमा देगा, तो धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी, किनारे पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये अपवाह वेग होता है। अच्छा, अब जब जैसे ही इसको जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है,
प्लस माइनस लगा मतलब फील्ड इधर बनेगा, तो ये क्या करेगा, फील्ड इधर बन रहा है, तो देखो इस पे इधर का बल लगेगा, इस पे इधर बल लगेगा, तो ये बल लगते ही क्या करेंगे, घूम जाएंगे। ठीक है, जो ऐसे जा रहा था ऐसे घूम जाएगा, इस पे बल लगेगा तो ये भी ऐसे घूम जाएगा, इस पे बल लगेगा तो ये भी ऐसे घूम जाएगा, सब घूम जाएंगे। इस पे लगेगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है, इस पे पूरा उल्टा बल लगेगा तो ये धीरे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, इस पे बल कैसे लगेगा, ऐसे, तो ये भी घूम जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो सब क्या करेंगे, घूम जाएंगे। ये क्या है, ये घूमना क्या है, अपवाह है, यही ड्रिफ्ट है, इसी को हम अपवाह कहते हैं। ठीक है, ये घूमना क्या है, अपवाह। अच्छा, अब हम ड्रिफ्ट को लिख लेते हैं, अपवाह के लिख लेते हैं, अपवाह। ठीक है, ड्रिफ्ट, अपवाह, वेग। तो ऐसे सुनो, जब हम, ठीक है, धातु पर, ठीक है, धातु पर इलेक्ट्रिक क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक बल लगाते हैं, तो यह अंदर बह रहे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की दिशा को थोड़ा सा घुमा देता है। ठीक है, जिसके कारण वे सब एक दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, अतः जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करे तो उनके विपरीत दिशा में धारा का निर्माण, ठीक है, क्या होता है, धारा का निर्माण होता है। ठीक है, जब ये क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसको धारा दे देंगे, मतलब वैद्युत बल लगा देंगे, तो क्या होगा, सब लगभग सब क्या करेंगे, एक ही दिशा में घूम जाएंगे धीरे से। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक ही दिशा में घूम जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो धारा कैसे बहने लगेगी, ऐसे। तो धातु में धारा ऐसे बहती है, पहले उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं सबको क्या करते हैं, मारपीट के एक दिशा में ले आती है। ठीक है, और फिर जैसे एक दिशा में बहने लगते हैं, उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, धारा बह रही। अच्छा, इसके अंदर पहले क्यों नहीं बह रही थी, ये भी तो बात होनी चाहिए ना, कि ये धातु है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बह रहे हैं, ठीक है, ऐसे सुन, ये जब धातु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक 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 इधर जा रहा है, और इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, एक दो नहीं, करोड़ों हैं। तो सब ऐसे बह रहे हैं, कितने होते हैं, एक एक परमाणु पे, एक परमाणु में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा है। एक परमाणु में 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही ज्यादा है, इतने इसमें बह रहे हैं। अब जब इतने बह रहे हैं, तो धारा क्यों नहीं बह रही है, ये भी तो बात होनी चाहिए ना, धारा क्यों नहीं बह रही है, इस धातु पे धारा क्यों नहीं बह रही है, अगर ऐसे ही रखा है, मतलब मैं इसको कोई करंट नहीं दे रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, एक तार है, तार कैसा है, धातु है, तो जब लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, लाइन कटी हुई है, तब भी उसमें धारा अपने आप क्यों नहीं बहती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री है, बहने चाहिए ना। ठीक है, जैसे समझो मैं ये वायर लिया हूँ, इसमें ये धातु है, ठीक है, धातु है, इसमें धारा अपने आप बहनी चाहिए, क्योंकि ये धातु है, इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहा है, क्यों नहीं बह रहा है, वो कारण ये है कि इसमें क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें ये होता है ना धातु, जितने इलेक्ट्रॉन ऐसे समझो, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होते हैं उतने क्या होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, जितने इस दिशा में जा रहे होते हैं उतने इस दिशा में आ रहे होते हैं,
मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने इधर आ रहे हैं, ये दोनों कैंसिल कर गए, जितने इधर आ रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं। तो जितने एक दूसरे इधर उधर घूम रहे होते हैं ना, एक दिशा में तो जाते नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे को काट देते हैं, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाती है, जीरो। जब कुल ऊर्जा जीरो हो जाएगी तो कुल विभव जीरो हो जाएगा, कुल विभव जीरो हो जाएगा तो धारा बहेगी ही नहीं। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बैटरी से या ट्रांसफार्मर से तार लगा करके धारा देनी पड़ती है, जिससे क्या करते हैं, एक दिशा में आ जाते हैं सब। जो इधर उधर बह रहे हैं वो सब क्या करते हैं, घूम के एक दिशा में आते हैं। ये अपवावेग क्या करता है, इनको घुमा देता है। जब अपवावेग इनको घुमा देगा तो धारा सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में हो जाएंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में होने के बाद क्या करेंगे, एक दिशा में बहने लगेंगे, तो धारा उनकी विपरीत दिशा में बहने लगेगी। बस इतना तो आसान सा है, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से बैक करके सुनो क्या बता रहा हूँ, बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगा। अच्छा चलो, अब इसके बाद अभी अपवावेग का काम खत्म है, अभी तो हम वेग निकाले ही नहीं कितना होता है, अब निकालेंगे, ठीक है। अपवावेग के बारे में समझे अभी, अब तो इसका मान निकालना है कितना होता है। तो ये निकालने से पहले ये देखो, करंट बराबर आई बराबर कितना होता है, आई बराबर होता है क्यू, आई बराबर क्या होता है, ठीक है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, ठीक है, ये तो हम पढ़ के आए अभी। लेकिन क्यू बराबर हमें क्या होता है, याद करो क्वांटाइजेशन से, क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, तो हम यहाँ पे प्लस वाला लेंगे, तो एन ई बटा के टी लिखेंगे। आई बराबर क्या मिल जाएगा, एन ई बटा के टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे समय में, मतलब एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वही क्या होता है, धारा। इसका इतना मतलब है, एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे उनको हम क्या कहते हैं, धारा। आप लिख सकते हैं एक सेकेंड में, ये तो लिख चुका हूँ, बार बार क्या लिखना, ठीक है। अच्छा चलो इसकी बात कीजिए, मान लो एक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो धारा ऐसे बहेगी विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन ऐसे धारा ऐसे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हमें वेग निकालना हो, वेग, तो हम क्या करेंगे, गति का समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो v, ये u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग से क्या मतलब है, जब मैंने इसको बैटरी से नहीं लगाया था, मतलब जब मैंने इसको प्लस माइनस नहीं दिया था, ठीक है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन थे, तो कोई इधर कोई इधर कोई इधर जा रहा था, तो कुल वेग कितना था, तो कुल वेग इसका जीरो था। मैंने बताया ना, जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं, दोनों विपरीत है, जितने इधर उतने इधर कट के कैंसिल हो गए, जितने इधर उतने इधर कट के कैंसिल हो गए, जितने ऊपर उतने नीचे कट के कैंसिल हो गए। तो जितने एक दिशा में जा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में भी उतने ही आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना था, जीरो, तो u क्या था, जीरो। अब जैसे ही, तो उस समय वेग कितना था, u बराबर 80 था, v बराबर कितना मिल जाएगा तो हमें, तो प्रारंभिक वेग जीरो है। अब जब हमने क्या किया, जब हमने इस पे बैटरी से लगा दिया या इसको करंट दे दिया, तो कितना मिलेगा, ये तो जीरो ही है, तो इसका मान जीरो लिखेंगे, और जब ये जीरो हो जाएगा तो 80 मिल जाएगा, ये जीरो, ये 80 बच गया, ये आप लिख लीजिए। तो v बराबर क्या मिल गया, 80। अब a बराबर क्या होता है, a बराबर निकालने से पहले, ठीक है, हम एक चीज और पढ़ लेते हैं इसमें, विश्रांति काल। ठीक है, विश्रांति काल, ठीक है। अच्छा, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे थे, एक दूसरे टकरा भी रहे होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनों का टकराना, जब क्या लिखेंगे हम विश्रांति, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराकर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, क्या होता है भाई, रुक जाते हैं। इस समय को
हम विश्रांति काल कहते हैं, समझ आया। और इसको टाउ से दिखाते हैं, टाउ, ठीक है, टाउ, टाउ, ठीक है, मतलब अच्छा एक इलेक्ट्रॉन टकराया तो ऐसे टकराए दो इलेक्ट्रॉन, टकराते ही क्या होता है, दोनों का वेग जीरो हो जाता है, फिर वो रुक जाते हैं, लेकिन वो मुक्त है ना, टकराएंगे तो रुक जाएंगे एक सेकंड, देखो दो बहुत तेज गाड़ी आ टकरा क्या होती है, रुक जाती है, तो ऐसा ही कुछ। तो फिर टकराने के बाद उनमें बल लगेगा, फिर चलने लगेंगे। तो टकराने ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जितने टकरा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं, तो बार बार टकराना रुकना क्या कहलाता है, जितने देर के रुकेंगे वही क्या कहलाएगा, उनका विश्रांति काल। अच्छा ये जितना ही कम होगा, विश्रांति काल जितना ही कम होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, धारा होगी, या उतना ही ज्यादा क्या होगी, विश्रांति काल जितना ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने देर के लिए रुके हुए, सोचो ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ रुका हुआ है, एक यहाँ रुका है, दोनों बह ही नहीं रहे, इनको इधर दिशा में जानी चाहिए लेकिन बह ही नहीं रहे, टकराने के बाद रुक गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा तो धारा कैसे बहेगी, समझ रहे हो। अगर सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे टकरा रुक गए, तो जब हमको क्या बताया, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा तब तक धारा नहीं बहेगी, तो ये जब जब रुक जाएंगे तब तक धारा रुक जाएगी। तो हमें क्या चाहिए कि विश्रांति काल बहुत ही कम हो, मतलब ये टकरा के रुके ना, बहुत देर के लिए ना रुके, या टकराव होगा ही ना, हो ही ना। लेकिन होता है, ये हम कर नहीं सकते, होता है पर बहुत क्षण के लिए होता है, वो हमें पता भी नहीं चलता, बहुत बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो कैसे निकालते हैं उसको, अगर उसको निकालेंगे ही नहीं, पता ही नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकाल सकते, तो उसको निकालने के लिए फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, T1 T2, मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकरा है T1, दूसरे से टकरा है T2 T3, ऐसे जितने भी टकराव हो रहे हैं सबको लिख लेंगे Tn, ठीक है, बटा n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, टाउ बराबर इतना होता है। अच्छा एक चीज और है, इसी में आखिरी बात लिख लो, तापमान। अच्छा सोचो मैं तापमान अगर बढ़ा दूं, ठीक है, तापमान बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन इतनी तेज गति करने लगेंगे कि टक्कर ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ने पर टाउ घटता है, मतलब विश्रांति काल कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम निकाल लेते हैं अपवाह, ठीक है, ये मैं हटा दूं विश्रांति काल। अपवाह आवेग निकालने के लिए इसकी जरूरत थी, इसीलिए इसको निकाले हैं। अब अपवाह आवेग कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए है, तो ए बराबर क्या होता है, ए कैसे निकलता है, ये निकलता है, ये होता है यम बराबर एम ए, तो ये बराबर हो जाता है यम बटा यम। अब यम बराबर हमें पता है, यम बराबर क्या होता है, क्यू ई बटा एम, ठीक है। इतना क्यू बराबर क्या मिल जाएगा हमें, क्यू बराबर यहां से अगर हम लिखना चाहे तो क्या मिल जाएगा, ठीक है, यहां से लिखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर, क्यू की जगह हम ई लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्यू की जगह एन ई भी लिख सकते हैं, एन ई बाई एम। तो एन ना लिखे बस ई लिखिए, ये पूरा लिख सकते हैं या बस ये लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं। तो त्वरण बराबर इतना मिल गया, कितना मिल गया, यहाँ पे रख दो, त्वरण बराबर क्या करो, इतना उठाकर इस वैल्यू में रख दो। तो यहाँ पे अगर मैं रख दूं तो v बराबर यहाँ पर रख लेता हूँ, v बराबर एक जगह ई बटा m, और ये जो t है इसको t लिख लो, ठीक है। तो सोचो ये एक का है, एक इलेक्ट्रॉन की वेग इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग इतना है, ठीक है। दूसरे का निकालेंगे या सबको जोड़ के निकालेंगे, जितने भी हैं सबको जब जोड़ देंगे उसको कहेंगे एवरेज, औसत। तो ई बटा के m, जैसे ही औसत निकालेंगे क्या आ जाएगा, टाउ, क्योंकि टाउ क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखे ना, T1 T2 T3 बाई n, तो वो क्या है टाउ, तो यहाँ क्या आ जाएगा टाउ, ये T1 था मान लो, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे टाउ, V1 ऐसे V2 निकाले होंगे, ठीक है, ई बाई एम T2, ठीक है, फिर करते करते n तक निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन सबके निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अच्छा तो हम सबका क्यों नहीं निकालते, क्योंकि हमको पता है कि सबकी वजह से वेग कितना होता है, 0। ये जब सभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऐसे भाग रहे हैं चारों दिशा में, तो जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर, उतने इधर,
सबकी वजह से कुल वेग कितना होता है 0, इसलिए हमको सबको निकालने की जरूरत होती नहीं है, हम एक ही से पता कर लेते हैं। ये इतना हो गया। अब इसी को हम क्या कहते हैं, वी डी, एवरेज को क्या कहते हैं डी। डी मतलब अपवाह वेग, वी डी का मतलब अपवाह वेग, इसको क्या लिखते हैं वी डी, अपवाह वेग, ई ई बाई एम टाउ, इतना होता है अपवाह वेग, ठीक है, इतना। अच्छा, अब जब अपवाह वेग निकल गया, अच्छा इसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, साइन माइनस का लगा ले तो माइनस में लिख सकते हैं, तो हमारे ऊपर है हम कौन सा साइन ले रहे हैं, ठीक है, प्लस वाला लेके चल रहे हैं कि माइनस वाला, उससे कोई इलेक्ट्रॉन नीचे माइनस साइन क्यों ले रहे हैं इसकी बात कर, माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का बहाव है, किसका बहाव, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए माइनस ले रहे हैं, ठीक। अच्छा 2 मिनट देख लो कि करंट जो है, अब अगर इतना हम पता कर लिए इसकी वजह से कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवाह वेग से कितनी धारा बहती है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। ऐसे देखो चलिए भाई, देखो ये मान लो ये कोई तार है, ये उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है, ये इसकी लंबाई है L। तो जब इससे हम धारा लिखते हैं ना I, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne गुणे एरिया गुणे लंबाई, NeAl लिखते, क्या लिखते NeAl, ठीक है, ये क्या मिल जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बस हमें इतना मिलेगा Na, क्या मिलेगा, ऐसे समझिए, मान लो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखनी हो तो E बराबर मिलता है N, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहे हैं N, जितने दोनों बह रहे हैं A और L, इन तीनों का गुणा कर देते हैं NaL, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है। कुल आवेश अगर लिखना हो कितना मिलता है, माइनस E इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं, और NaL, ठीक है, इतना। अब और हमें क्या लिखना है इससे हमें धारा पता करनी, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q बाई T, Q को माने रखो E NaL बाई